मणिपुर नामक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो स्वभाव में बहुत सीधा था और सबकी मदद किया करता। पर इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। महेश के घर में उसकी बीवी रीता भी थी, जो कि गर्भवती थी। मैं दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी हम लोग रूखी सूखी खाकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाना चाहिए, परंतु मैं क्या करूँ? कभी हमारे पास भी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे। आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देगा और हर चीज सही समय पर मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। रीता इसी तरह की बातें करके महेश को दिलासा देती रहती थी। महेश का बड़ा भाई सुरेश उसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने माता पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। सुरेश एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद हथिया ली और बेकार जमीन महेश को दे दी। सुरेश को अपनी जमीन की पैदावार से अच्छा मुनाफा होता था, पर वो कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी महेश ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन महेश अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। सुनो रीता, मैं खेतों पर जमीन खोदने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और खाना समय पर खा लेना, ठीक है? परंतु क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? महेश जानता था कि घर में बस थोड़ा ही राशन बचा है, इसीलिए वो जानबूझकर रीता से कहता है। देखो, मैं वहीं खा लूंगा, परंतु तुम समय से खाना खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। महेश खेतों की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से सुरेश ने उसे आवाज लगाई। अरे महेश भाई, जरा सुनो तो। अरे भैया, आप क्या काम है? देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि तुम मेरी जमीन पर आज खुदाई कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। सुरेश बहुत चालाक व्यक्ति था। वो बातें बनाकर महेश को अपने जाल में फंसा लेता है। अरे भैया, आज तो मेरे खेतों में खुदाई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना भी जरूरी है। ये काम इतना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और फिर मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। महेश अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता न करें, मैं आज पहले आपकी जमीन पर ही खुदाई करूंगा, फिर कल मैं अपने खेतों में खुदाई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद महेश, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, तुम शाम तक मेरे खेतों पर खुदाई करके रखना, मैं शाम तक ही वापस आऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर सुरेश महेश को अपने खेतों में खुदाई पर लगवा देता है और खुद अपने काम से निकल जाता है। महेश पूरा दिन मेहनत करके अपने भाई सुरेश के खेत की जमीन को खोद देता है। शाम को सुरेश अपने खेत देखने जाता है तो वहाँ सारी खुदी हुई जमीन देखकर मन ही मन में सोचता है। कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई, मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। सुरेश महेश से कहता है। अरे भाई, तुमने तो पूरी जमीन खोद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आराम से इसमें जुताई करवा सकता हूँ। इसमें धन्यवाद कैसा भाई? अपने भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा महेश अपने घर वापस लौट आता है। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। घर में थोड़ा सा राशन था, मेरे लिए खाना बचाने के चक्कर में शायद रीता ने दिन भर कुछ नहीं खाया। रीता, ये खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी? उनके खेतों में कुछ काम था तो उन्होंने मुझे वहीं बुलाया। खेत पर उन्होंने मुझे इतना सारा खाना खिला दिया, अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। घर की स्थिति देखकर महेश मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होता है और सोचता है। हे भगवान, मेरी मदद करो।
ताकि मैं अपनी बीवी को भर पेट खाना खिला सकूं। वो बेचारी इस हाल में भी घर का सारा काम करती है और उस पर उसे खाना भी नहीं मिल पाता। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। ये सोचते सोचते महेश सो जाता है। रात में सपने में उसको दिखता है कि माँ लक्ष्मी उस पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और उसकी गरीबी दूर हो गई है। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, रात में मैंने एक सपना देखा कि माँ लक्ष्मी हम पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और हमारी गरीबी दूर हो गई है। ये तो बहुत शुभ सपना है जी। सुबह का सपना तो सच होता है। देखना, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो आज जाकर मुझे अपने खेतों की खुदाई करनी है। शाम को आते समय मैं खाने का कुछ ना कुछ तो लेते आऊंगा। ये कहकर महेश अपने खेतों पर चला जाता है और वहाँ जाकर खुदाई का काम शुरू करता है। खुदाई करते करते जमीन से मटका दिखता है। अरे ये क्या, लग रहा है जैसे कोई धातु का बड़ा सा मटका है। खोद कर देखता हूँ कि ये क्या है। महेश जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखता है। मटका खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े थे। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कल रात का सपना सच हो गया। मुझे सचमुच सोने की 2 मोहरें मिल गईं। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और उससे कहती है, बेटा, एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपने घर में एक गाय का दूध बेचकर गुजारा करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वो गाय बहुत बीमार हो गई है और इसके इलाज में काफी खर्चा होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर करेगा। महेश उसे देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, जिस तरह से मैं गरीब और लाचार हूँ, ये बूढ़ी अम्मा भी वैसे ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना मैं इसमें से एक सोने की मोहर इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं, जिससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाए। बस यही सोचकर महेश एक सोने की मोहर उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा, मेरे पास रुपए तो नहीं हैं। ये एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, जिससे आप अपनी गाय का इलाज कर सकेंगी। बूढ़ी अम्मा हाथ में मोहर ले लेती है और महेश से कहती है, बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम खुद इतनी मुसीबत में हो और गरीबी से जूझ रहे हो, पर फिर भी तुमने दोनों में से एक मोहर मुझे मदद के लिए दे दी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। महेश उस मटके में से एक सोने की मोहर को निकालकर उसे बाजार में बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर वापस आता है। अरे, आप तो बहुत सारा राशन लेकर आए हैं, और ये मटका कैसा है? आज मुझे खुदाई में सोने का मटका और 2 मोहरें मिली। उसमें से मैंने एक मोहर बेच दी। उसी से मुझे बहुत सारे पैसे मिले। मैं तो खाने पीने का सब सामान ले आया। महेश और रीता उस रात पेट भरकर खाना खाते हैं और आराम से सो गए। तभी महेश को फिर से एक सपना दिखा। उस सपने में माँ लक्ष्मी उससे कहती है, महेश, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतना दुखी होते हुए भी एक जरूरतमंद बूढ़ी अम्मा को मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थी, जिसमें से तुमने उसे एक मदद के तौर पर दे दी। मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो वो एक जादुई सोने का घड़ा है। उसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में मिलने वाली मोहर की वजह से अब तुम्हें जिंदगी भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन और खुशहाल हो जाएगा। महेश अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में माँ लक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहरें दी और वो सपना सच हुआ। लगता है रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। माँ लक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की और मुझे जादुई घड़ा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही महेश जादुई घड़े में देखता है तो उसे वहाँ एक सोने की मोहर दिखती है। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा और अपनी बीवी रीता को सारी बात बता दी। देखा, मैंने कहा था ना कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी गरीबी और परेशानी के दिन चले गए। यदि रोज सोने की एक मोहर मिलेगी हमें, तो हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा और खेती बाड़ी के लिए सामान भी बाजार से आ जाएगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसे जादुई घड़े में रोजाना एक सोने की मोहर मिलती है और महेश उसे बेचकर उसी पैसों से अपनी जिंदगी चलाता है। अब दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी।
और हर एक जरूरतमंद की मदद महेश किया करता। महेश के घर इस तरह पैसे आते देखकर सुरेश सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। यही जानने के लिए सुरेश महेश को कहता है, मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवा ली है और घर में खूब सामान भी ले लिया। क्या कहीं से लॉटरी खुली है? भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि भगवान हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की और मुझे एक जादुई घड़ा मिल गया जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। सोने के जादुई घड़े के बारे में सुनकर सुरेश का सर चकरा जाता है और उसके मन में वो घड़ा पाने का लालच आ जाता है। दिन में मौका देखकर सुरेश महेश के घर चोरी छुपके घुस जाता है और सामने उस सोने के घड़े को देखता है। यही तो वो जादुई सोने का घड़ा है। मुझे तो इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम तो हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से सोने की एक मोहर लूंगा। सुरेश जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वो सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। लेकिन मेरे छूते ही ये मिट्टी का कैसे हो गया? अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, फिर किसी दिन मौका देखकर मजे से चुराने आऊंगा। सुरेश उस घड़े को पाने के लालच में 2-3 बार चोरी के इरादे से महेश के घर आता है, पर जैसे ही वो घड़े को छूता है वो मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक महेश वहाँ आता है। अरे भैया, आप क्या बात है? सुरेश उससे झूठ बोलता है। अरे महेश भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। बस यूं ही ढूंढने आया था। मैंने सोचा शायद पिछले दरवाजे से तुम्हारे घर आ गई हो, पर यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। महेश समझ जाता है कि मटका चुराने के लालच में चुपचाप वो घर में घुसा है, परंतु महेश उसे कुछ नहीं कहता। उधर उसका भाई भी समझ जाता है कि जादू केवल उसी के लिए है। महेश की अच्छाई और नेकी का बदला भगवान ने उसे दिया है। हमें अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदार होंगे तो भगवान भी हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। रामू सेठ हजारी के यहाँ काम किया करता था। सेठ हजारी लोगों को कर्जे पर पैसा दिया करता था। सेठ हजारी कर्ज के अपने असूलों का बड़ा पक्का था। अगर कोई टाइम से उसका कर्जा ना लौटा था तो वो उस कर्ज का दुगना कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी विधि उससे बोलती है, अरे सुनिए जी, आप हमारी सेठ से कहकर अपनी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा क्यों नहीं लेते? अरे इतने साल हो गए हैं उनके यहाँ काम करते हुए, अब इतने पैसों में घर चलाना बड़ा ही मुश्किल है। विधि, बोल तो दूं, लेकिन डर लगता है कहीं सेठ जी मुझे काम से ना निकाल दे। तुम तो जानते ही हो ना कितने कड़क स्वभाव के हैं वो। मैं रोज देखता हूँ कैसे वे कर्ज लेने वालों को जलील करते हैं। तो फिर क्या करें? ऐसे तो घर चल नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी विधि का भाई गोपाल वहाँ आता है। गोपाल बहुत ही निकम्मा आदमी था। उसे बस लोगों से पैसा उधार लेकर खाना और फिर उनका पैसा न चुकाना यही काम आता था। गोपाल घर में आते ही रामू और विधि के पैर छूता है और बोलता है, कैसी हो दीदी? कैसे हो जीजा जी? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? वाह जीजा जी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजा जी, घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन वह काम भी बंद हो गया। काफी धक्के खाने के बाद भी मुझे कोई और काम नहीं मिला। अगर बचपन में मैं थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं। तो तुम मुझसे किस प्रकार की मदद चाहते हो, बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेठ हजारी से कर्जा दिलवा दो। मैं पाई पाई चुका दूंगा। भगवान के लिए मेरा सहारा बन जाइए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सेठ जी से कर्जा नहीं दिलवा सकता। रहम कीजिए ना जीजा जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर जाए और मैं भी उनके साथ ही मर जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो गोपाल? सही तो कह रहा हूँ दीदी। जीजा जी मेरी बात मान जाइए ना, भगवान के लिए मुझे कर्जा दे दीजिए। गोपाल गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन रामू उसे कर्जा दिलाने के लिए हाँ नहीं बोलता है
और गोपाल वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन कुछ लोगों द्वारा पता चलता है कि गोपाल ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उसे तैरकर समय पर बचा लिया है। ये खबर सुनते ही रामू और विधि जल्दी से गोपाल के पास जाते हैं, जहाँ उसकी बीवी बच्चे उसे लिपट लिपट कर रो रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या? अपना जीवन प्यारा नहीं है जो ये सब कर रहे हो? तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो काम की तलाश करो ना। आत्महत्या करके क्यों अपने बीवी और बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? सब यही समझते हैं कि मैं पैसा लेकर वापस नहीं दूंगा, इसलिए आप भी मेरी मदद करने से पीछे हट रहे हैं। जब कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। गोपाल का ये सारा झूठा ड्रामा आखिरकार रंग लाता है और रामू उसे सेठ हजारी से कर्ज दिलाने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन रामू गोपाल को लेकर सेठ हजारी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? सेठ जी, यह मेरा साला है गोपाल, इसे कर्ज चाहिए। हाँ दे देंगे कर्ज। बताओ कितना कर्जा चाहिए? ये पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम? ठीक है दे देंगे, लेकिन अगर तुम रकम बिना दिए भाग गए तो? ऐसा नहीं होगा, मैं हर महीने पैसे जीजा जी के हाथ आपको भिजवा दिया करूंगा। मैं आपको या जीजा जी को कभी धोखा नहीं दूंगा, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। रामू देख लो, तुम्हारा ये भरोसे मैं गोपाल को इतनी बड़ी रकम दे रहा हूँ, तुम्हें मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सेठ जी गोपाल को पूरे 5 लाख रुपए का कर्जा दे देते हैं। पैसे लेकर गोपाल बहुत खुश होता है और घर चला जाता है। इसके बाद गोपाल खूब ऐश करता है। पहले 2 महीने के पैसे तो गोपाल समय पर रामू को दे देता है, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना शुरू होता है तभी एक रात गोपाल अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात गायब हो जाता है। रामू पुलिस स्टेशन जाकर गोपाल और उसकी फैमिली की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखा देता है। काफी दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी गोपाल और उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। ये सब होता देखकर रामू अपना माथा पीटते हुए बोलता है, अब क्या होगा? सेठ जी का कर्ज कौन उतारेगा? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। गोपाल पर भरोसा करना मेरे लिए फिर से गलत साबित हो गया। मुझे 5 लाख की ठगी हो गई। अब मैं क्या करूंगा? कैसे सेठ जी का कर्ज उतारूंगा? मुझे पता है कि सेठ जी अब सारा कर्ज मुझसे ही वसूलेंगे। अजी शांत हो जाइए, आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखिए। बात करने से क्या होगा विधि? मुझे सब पता है कि हम दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं। रामू जैसे तैसे खुद को संभालता और सेठ के घर काम पर जाता है, जहाँ सेठ हजारी रामू से बोलता है, रामू सुना, तुम्हारा साला भाग गया है। देखो वह कहाँ भागा या फिर मर गया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। अब तुम ही उसे यहाँ लेकर आए थे और तुम्हारा भरोसा करके मैंने उसे इतनी बड़ी रकम दी थी। अब यह सारी रकम तुम अपनी तनख्वाह से पूरी करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इस हिसाब से तो मैं सालों तक आपके यहाँ काम करता रहूंगा, फिर भी यह ठगी का कर्ज पूरा नहीं होगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा मालिक? वह सब मुझे नहीं पता, मुझे अपना कर्ज पूरा चाहिए। इतना कहकर सेठ हजारी चला जाता है। बेचारा रामू अब बुरे तरीके से फंस चुका था। दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन की तनख्वाह सेठ हजारी के पास कर्ज की किस्त के रूप में चली जाया करती थी। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। उसके परिवार वाले भूख से हर रोज तड़पने लगे थे। ये देखकर रामू रोते हुए बोलता है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। गोपाल ने सब कुछ झूठ बोल बोल कर मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसा दिया। आज पैसा होते हुए भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। गोपाल की हुई ठगी से मेरा अच्छा खासा चलता जीवन बर्बाद हो गया। क्यों भगवान, हम गरीबों के साथ ही इतना अत्याचार तूने क्यों किया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? अगर काम से हट गया तो ठगी के कर्ज को कैसे पूरा करूंगा? और अगर कुछ और नहीं किया तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? कैसी दुविधा में फंस गया हूँ मैं। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वक्त गुजरता चला जाता है। हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। अब रामू दिन भर काम करता और शाम को हाथ फैलाकर लोगों के आगे मांग मांग कर अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाया करता। पर अभी भी ठगी के कर्ज की आधी रकम भी नहीं उतर पाई थी। आधी अभी भी बाकी थी। ऐसे ही एक दिन रामू सेठ हजारी से ही बोलता है, सेठ जी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी जो मैं गोपाल को आपके पास कर्ज दिलवाने के लिए ले आया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी ठगी करके भाग जाएगा। पर सेठ जी, इसमें मुझ गरीब की क्या गलती है? कम से कम इस कर्ज का कुछ हिस्सा तो माफ कर दीजिए।
वरना मेरा परिवार भूख से ऐसे ही मर जाएगा। थोड़ा तो रहम कीजिए। तू अच्छे से जानता है रामू कि मैं अपने असूल का बहुत पक्का हूँ। मुझे मेरा पैसा वक्त पर चाहिए होता है, फिर चाहे तो अपनी किडनी बेचकर या अपना घर बेचकर या कुछ भी कर, मुझे मेरा कर्ज लौटा और जो मर्जी कर। अगर तुझे पता था कि गोपाल सही आदमी नहीं है तो तुझे पहले ही चौकन्ना रहना चाहिए था ना। इस कर्ज की तो तुझे भरपाई करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे हंस के कर या फिर रो कर। सेठ हजारी की बातें सुनकर रामू और ज्यादा परेशान हो जाता है। ठगी के कर्ज को उतारने के चक्कर में रामू का छोटा सा घर भी बिक जाता है, पर उसका कर्जा भी नहीं उतर पाता। हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि रामू और उसके परिवार की भिखारी जैसी हालत हो जाती है। तभी एक दिन गोपाल फतेहाल अपने परिवार के साथ गांव वापस लौटा। गोपाल को देखकर रामू यूं बोलता है, आ गए तुम। देख रहे हो तुम्हारी ठगी की वजह से मैं और मेरा परिवार की क्या हालत हो गई है। मैंने तुम पर यकीन करके सेठ हजारी से कर्जा दिलवाया और तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर फरार हो गए। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैं अपनी गलती की कितनी भी माफी मांग लूं, लेकिन वह कम है। यहाँ से जब मैं वो पैसे लेकर अपने परिवार के साथ भागा तो कुछ दिन तो हमने बहुत ऐश की, लेकिन फिर वह पैसा चोरी हो गया और देखो हमारी हालत भी क्या हो गई। अब मुझे एहसास हुआ है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है, इसलिए अब आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगा और अपना सारा कर्ज उतारूंगा। अब तुम्हारे आने या ना आने से कोई फायदा नहीं है। मैं और मेरा परिवार तो बिखर ही गया। तुम्हारी एक ठगी की वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। चले जाओ यहाँ से और दोबारा फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इतना कहकर रामू गोपाल को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद रामू यूं बड़े ही मुश्किल दिन बिता कर जैसे तैसे करके गोपाल की ठगी का कर्ज सेठ हजारी को लौटा ही देता है और फिर से अपने परिवार का पालन पोषण करना सुचारू रूप से चालू करता है।